वेलकम टू साइंस प्लस स्टूडेंट्स। हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है सीरीज रेजोनेंस सर्किट से। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है ये RLC सीरीज सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सीरीज में जुड़े होते हैं और AC सर्किट के AC सोर्स के साथ, जैसा कि आपको इस वक्त डायग्राम में नज़र आ रहा है। और इस डायग्राम को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, आप देखें कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह जो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्हीं को हमने लेके चलना है आगे। एट लो फ्रीक्वेंसी XC इज़ प्रोमिनेंट, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आप ज़रा देखें फ्रीक्वेंसी लो तो इसका रोल कैपेसिटर का जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया होगा, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का रोल ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगा। तो सर्किट बिहेव करेगा एज आ RC सीरीज सर्किट। यानी आप ज़रा खुद सोच लें, यहाँ से इंडक्टर ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक तार है, बस ये एक वायर है, तो ये RC सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। और अगर ये RC लो फ्रीक्वेंसी पे RC सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा तो फिर आप खुद सोच लें कि करंट लीड करेगा, तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन बनेगा, यानी ये ब्लू लाइन EC और ये ब्लैक ER, यानी ये रजिस्टर का है। और इसी तरह अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर हो जाए तो XL प्रोमिनेंट हो जाएगा और XC डिमिनिश हो जाएगा, इन्हीं दो इक्वेशंस के मुताबिक जो ऊपर हैं। तो फिर ये जो है ये ऊपर वाला ये येलो लाइन और ये ब्लैक लाइन बनेगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी पर जो है वो नीचे वाला ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन होगी, यानी EC जैसा कि ये लिखा हुआ भी है EC लीड लैग्स द ER, और यहाँ पे EL लीड्स द ER। तो ये असल में ER करंट है, आप ये समझ लें कि ये करंट की लाइन है। करंट को यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है येलो लाइन, और ब्लू लाइन में करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है कैपेसिटर यानी RC के केस में। तो तीसरी कंडीशन है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल इज़ नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, और यहाँ देखें इसी कंडीशन को मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इम्पीडेंस जो है वो टोटली रेजिस्टिव होगी, यानी XL और XC एक दूसरे के असर को ही कैंसिल कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखें ये हमारे पास फार्मूला हो गया इसकी इम्पीडेंस वोल्टेजेस का, और वोल्टेज V इज़ इक्वल टू IR अगर हम लगा दें तो ये करंट की वैल्यू निकल आई यहाँ पर, ये करंट की वैल्यू। और आप ज़रा खुद सोचें जब XL और XC आपस में बराबर होंगे तो सिर्फ रजिस्टर ही रह जाएगा ना हमारे पास, सिर्फ रजिस्टर रह जाएगा। तो ये रेजोनेंस कंडीशन में ये चीज़ पैदा होगी। और ज़रा गौर से देखें मैंने ये यहाँ पे FR डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस XL एंड C आर इक्वल बट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। जैसा कि ये डायग्राम में नज़र भी आ रहा है आपको, ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगे इस तरह। दे कैंसल ईच अदर एंड इम्पीडेंस डायग्राम एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ द तो ये असल में ये वेक्टर डायग्राम है, ये आगे बन जाएगी। और मैं इसकी दूसरी डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो करैक्टरिस्टिक जिससे हम निकालेंगे वो ये है, ये देखें जी। अब यहाँ पे रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होगा और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर ये वाले पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में देखें XC XL से बड़ा है, और अगर इस पोर्शन में बात करें तो XL XC से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे इंडक्टर प्रोमिनेंट होगा, और जब ये करंट बढ़ रहा होगा तो कैपेसिटर प्रोमिनेंट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखें इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज एंड द पावर फैक्टर इज़ 1। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि वहाँ पे XC और XL आपस में बराबर हो जाते हैं तो सिर्फ रजिस्टर ही बचता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू R। तो वो मैंने पहले भी आपको बताया, जब रेजिस्टिव कंपोनेंट कम हो जाएंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ यही तो शो कर रहा है। ये देखें यहाँ पे, यहाँ XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाता है।
If the amplitude of the source voltage V0 is constant, the current maximum at the resonance frequency, तो वो हमें नज़र भी आ रहा है कि करंट मैक्सिमम हो गया. The variation of the current with the as shown in figure, तो ये हमने यहाँ पे फिगर में दिखाई भी. और ये देखें at the resonance frequency VL और VL the voltage drop across the inductors and VC voltage drop across the capacitors may be much larger than the source voltage. और ये एक लम्हे के लिए कंडीशन यहाँ पैदा होती है कि XC या XL जो है वो जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और तो सोर्स वोल्टेज से VL या VC दोनों में से एक ज़्यादा हो जाता है. और यहाँ पे जब आप पावर फैक्टर इसका निकालेंगे Q फैक्टर, तो ये आप इसको साबित भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन मैंने उसको नहीं किया क्योंकि वो इस वक्त सिलेबस का हिस्सा नहीं है पावर फैक्टर. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये XC के केस में है तो ये आपको चारों नज़र आएंगे. देखें ये पावर फैक्टर, ये डायग्राम आपको करंट, वोल्टेज और IC, VL, करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का ग्राफ सेपरेट दिखा रही है और ये इकट्ठा करके दिखा रही है. तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक डायग्राम है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बनाई, और मैं ये लैगिंग और लीडिंग ऑलरेडी आपको समझा भी चुका हूँ. तो नेक्स्ट चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. अब पैरेलल में क्या होता है, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट इम्पीडेंस इज़ मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बन रही होती है पैरेलल में. तो जब ये पैरेलल में बनती है, इट इज़ अ रेजिस्टिव एंड इट्स वैल्यू ऑफ L/CR, इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पे L/CR हो जाएगी. एट द रेजोनेंस द करंट इज़ मिनिमम एंड इट इज़ इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे भी यही होगा कि करंट यहाँ पे जो है मिनिमम हो जाएगा और पावर फैक्टर इसमें 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी XL और XC बराबर हो जाते हैं. वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज शोन इन द फिगर. वो फिगर ये है, ये देख लें. तो यहाँ पे वही ग्राफ, ये देखें ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये बन गया, ये उल्ट हो गया ये ग्राफ. और फिर यहाँ पे क्या होगा, एट द रेजोनेंस ब्रांच करंट्स IL और IC में बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज. असल में ऐसा होता क्यों है, अब ये जो इंडक्टर है ना, इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर में होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो असल में होता ये है कि ये डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर या इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये अपना करंट भी देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक लम्हे के लिए IL या IC सोर्स करंट से ज़्यादा हो जाता है. तो अब इसमें अगर हम इम्पीडेंस देखें, जो कि हमारी बुक में तो उसने ये फार्मूला नहीं बताया, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ. तो इसमें इम्पीडेंस का फार्मूला होगा 1/√1/R² प्लस 1/L² माइनस 1/XC². और अगर आप खुद सोचेंगे, जब हमने इसको बराबर कर दिया, जब हमने इन XL और XC को बराबर कर दिया, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. तो इम्पीडेंस बराबर आ जाएगी R के. यहाँ से ज़रा गौर कर लें, ठीक है जी. और अगर मैं 1/इम्पीडेंस लिखूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही फैक्टर आपको यहाँ पता लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मिनिमम करंट हो जाता है. तो ज़रा आप गौर से देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट है जी हमारे पास, देखें 3 फेज़ AC सप्लाई है. 3 फेज़ AC सप्लाई एक कमर्शियल डिवाइस है. इट इज़ अ डिवाइस यूज टू सप्लाई द हाई वोल्टेज अप टू 400 वोल्ट एंड डिवाइडेड द वोल्टेज एट द कमर्शियल लेवल अकॉर्डिंग टू लोड. अगर आपके घर में 10 AC लगे हुए हैं या आपकी एक कमर्शियल बिल्डिंग में, तो उसको डोमेस्टिक मीटर नहीं चला सकता, उसको 3 फेज़ AC सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी. और 3 फेज़ AC सप्लाई हर कमर्शियल जनरेटर की इनपुट पे भी लगा होता है. एज अब इसका प्रिंसिपल क्या है, एज द कॉइल्स रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द स्लिप रिंग्स. तो ये एडवांटेजेस हैं इसके, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा. देखें ये 3 फेज़ AC सप्लाई है और ये देखें ये 3 फेज़ के वो बनते जा रहे हैं यहाँ पे फेजेस, ये डायग्राम में भी. और ये आपका जनरेटर की कॉइल है और इसके गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, यानी ये मैग्नेट घूम रहा है जो चेंज कर रहा है. अब इसमें 3 लाइंस होती हैं, ये देखें, ठीक है. ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली और एक ये ब्लू वाली. तो ये जो ग्रीन वाली है ये एक न्यूट्रल लाइन है. तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. इसको मैं आगे भी आपको समझाता हूँ. ये इसकी 3 फेज़ AC सप्लाई है. तीनों कॉइल्स 120 डिग्री के एंगल पे होती हैं. कोई सी भी 2 लाइंस के दरमियान 220 वोल्ट होता है
और एक न्यूट्रल लाइन और किसी भी लाइव वायर के दरमियान 440 तक वोल्टेज हो सकते हैं, जो कि 3 से 220 को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। कोई सी भी दो लाइव वायर्स के दरमियान जो है 400 वोल्ट हो सकते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया टोटल लोड ऑफ द हाउस और अ फैक्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसलिए क्योंकि ये 3 पार्ट पे डिवाइड कर देते तो कोई भी लाइन ओवरलोड नहीं होती, यानी वो शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं, कोई भी तार पिघलेगी नहीं। If the heavy load consisting of the number of air conditioners and motors is supply the power of the single phase, अगर उसे सिंगल फेज दे दिया जाए, its voltage is likely to be drop at the full load, जब फुल लोड चलेगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा कि लाइन ओवरलोडेड हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगी। और यही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो अपना शॉर्ट सर्किट का सबब बनती है, वो यही चीज़ बनती है। मोर ओवर 3 फेज AC सप्लाई इज आल्सो प्रोवाइडेड 400 वोल्ट विच कैन बी यूज टू ऑपरेट द सम स्पेशल एप्लायंसेस रिक्वायरिंग 400 वोल्ट। ये कुछ अब देखें, आम जो है वो 220 लाइन है हमारे पास 220 वोल्ट की। अब कुछ डिवाइसेस हैवी हैं जिनको 400 वोल्ट तक चाहिए ही होते हैं, ठीक है। हत्ता के कुछ स्टेरियो सिस्टम ऐसे हैं जिनको 400 वोल्ट तक आपको सप्लाई देनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको 3 फेज AC सप्लाई लगानी लाजिम हो जाती है। एंगल बिटवीन एनी 2 कॉइल्स इज 120 डिग्री, तो ये भी इसमें याद रखना है। और ये आप इसके ग्राफ देख सकते हैं कि ये तीनों की 3 फेज AC लाइन की ये 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है और ये उसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है जी। तीनों का ये बड़ी वाज़ेह डायग्राम मैंने बनाई ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर आर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज़ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द हिडन और बरीड मेटल्स। इट वर्क्स ऑन द रेजोनेंस प्रोड्यूस बाय द 2 LC सर्किट इन मेटल डिटेक्टर। अच्छा कैसे, ये अभी आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जी, ऐसे ये डायग्राम आपका, ये 2 LC सर्किट हैं, ये और ये। एक को डिटेक्टर कॉइल कहते हैं और एक को रेजोनेंस कॉइल भी कहते हैं। और ये बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ से, ये एडिशन सर्किट है जो यहाँ से ये तब तक रेजोनेंस पैदा नहीं करते हैं LC सर्किट्स जब तक फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आ जाए। जब एक के करीब मेटल लाएंगे आप तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। ये एडिशनल सर्किट से इसको रिसीव करेंगे और इसको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ये बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जैसे ही बीट फ्रीक्वेंसी उसको स्पीकर लाउड करके आपको सुना देगा। तो ये होता है। एन इंडक्टेंस इज यूज्ड द सर्किट टू प्रिवेंट द हाई इम्पीडेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अबव द स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसीज, यानी ये स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को आपको, एक तो ये है कि उससे प्रिवेंट करता है हमें, और विदाउट अप्रिशिएबल लिमिटिंग द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट इज नोन एज चॉक और चॉक कॉइल। यानी ये असल में ये जो इंडक्टर है ये चॉक कॉइल है, इसकी इम्पीडेंस बहुत हाई होती है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस पैदा करती है और हमें हर किस्म की रेंज जो है वो प्रोवाइड कर देती है। और इम्पीडेंस इसकी इतनी होती है कि ये डिवाइस को ख़राब भी नहीं होने देती। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ थिक कॉपर वायर वाउंड ऑन अ क्लोज्डली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यानी एक आप फर्ज कर लें कि आपके पास कोई भी एक लेमिनेटेड जो है वो शीट है, कोई सिलेंडर है, आपके पास फर्ज कर लें एक होलो मार्कर ही है, एक पाइप है, आप उस पर एक वायर लपेट दें तो वो चौक बन जाएगा। कहने का मकसद ये है। It is used in the AC circuit to limit the current with extremely small wastage of energy। एक मकसद इसका ये भी है, as compared to the resistance। मैंने अभी आपको पहले बताया इसकी इम्पीडेंस हाई होती है और रेजिस्टेंस कम होती है। जब इम्पीडेंस हाई होगी और रेजिस्टेंस कम होगी तो ये एनर्जी को इंतहाई कम वेस्ट करेगी। Choke makes inductance of the coil quite large whenever the resistance is very small, therefore it consumes extremely small power of energy। अब ये देखिए एक बहुत ही स्मॉल पावर यूज़ करती है। तो आप देखें मेटल डिटेक्टर जो बस स्टैंड या लोग जहाँ पे इसको लेके खड़े होते हैं मेटल्स को चेक करने के लिए, असला चेक करने के लिए, उसके अंदर एक छोटा सा सेल लगा होता है, तो ये एक स्मॉल पावर से भी चल जाता है। इसकी ये भी खासियत है। तो ये है वो कॉइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें ये कॉइल लगी हुई है, तो
तो ये इंडक्टर है, सिंपल सा इंसुलेटिंग सिलेंडर पे ये तार लिपटी हुई है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक चार्ज आर एक्सेलरेटेड, यानी जब भी एक्सेलरेट होगा चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दिस मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय लेटिंग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू अ वायर और एंटीना। यानी एसी, अगर आप एक वेरिएबल एसी किसी एंटीना को देंगे तो आप उसमें उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी का एसी आप इसको देंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स क्रिएटिंग इन दिस वे इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैंने पहले ही बताया आपको। अब इसकी 3 कॉमन टाइप है। द कॉमन डेजिग्नेशंस आर रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव हो सकती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लाइट, एक्सरे, गैमा। लेकिन इनमें से कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको आप पैदा नहीं भी कर सकते, मतलब जैसे गैमा रेज है, ये है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन कुछ को पैदा किया जा सकता है, कुछ को हम नहीं पैदा कर सकते। उनको पैदा करने का फ़ायदा भी कोई ख़ास नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और विजिबल वेव्स वगैरह का फ़ायदा है। बाकी ये अल्ट्रावायलेट वगैरह या गैमा रेज या एक्सरेज जनरेट करना कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये देखें, इसमें होता ऐसे है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जैसा कि ये फ़र्ज़ कर लें, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की है और ये जो रेड वाला ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो आप ज़रा गौर करें इस एरो पे कि ये दोनों फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर है और जो इसकी प्रोपेगेशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगी। यानी याद रखिए, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ट्रांसमिटिंग एंटीना, अ रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। कैसे, ये देखें जी, ठीक है, कि ये हमारे पास एक एंटीना है और ये हमारे पास दरअसल एक रिसीविंग एंटीना है और मैं आपको, ये है जी हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना। देखें, ये एसी सोर्स लगा हुआ है, ये इंडक्टर है। ये जब इसमें एसी को चार्जेस को एक्सेलरेट करेगा, यहाँ इंडक्टेंस चेंज होगी और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाएंगी। जब ये, और कितनी, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होंगी, जितनी फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स होगा। जैसे घरों में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है और 220 वोल्ट का सोर्स है, तो 50 हर्ट्ज की वेव घरों वाला करंट पैदा कर सकता है जो हमारा डोमेस्टिक करंट है। लेकिन अगर आपको मेगा में चाहिए तो फिर यहाँ पे सोर्स भी मेगा हर्ट्ज में ही लगाना पड़ेगा आपको। अब ये रिसीविंग एंटीना, इट इज़ एन एंटीना विच इज़ यूज टू रिसीव द रेडियो वेव्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसने तो पैदा कर दी, तो इसमें एलसी सर्किट लगा होता है और वो ग्राउंडेड हुआ होता है। और आप ये देखें, ये एरो का मतलब है कैपेसिटर आपका क्या है, वेरिएबल है। तो कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करके जिस किस्म की भी वेव्स चाहें वो यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, AM या FM। तो मॉड्यूलेशन की तरफ चलते हैं। देखें जी, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो 2 किस्म की मॉड्यूलेशन होती है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, यानी एम्पलीट्यूड का छोटा बड़ा होना, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसा कि ये डायग्राम है, देखें, ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, ये ग्रीन वाली वेव की। तो इसकी रेंज होती है 540 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक। ये लॉन्ग रेंज है, एबल टू ट्रैवल अराउंड द ऑब्स्टेकल। जितनी लॉन्ग रेंज होगी वो उतनी ज़्यादा डाइफ्रैक्ट होगी, इसलिए वो ऑब्स्टेकल्स के अराउंड डिफ्लेक्ट हो जाती है। AM चेंजेस द एम्पलीट्यूड, जैसा कि यहाँ आपको ग्रीन वेव में नज़र भी आ रहा है। इफेक्टेड मोर बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। बस इसका ये नुकसान है कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एरिया में स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे इस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ख़राबी आएगी। अब यहाँ पे देखें, FM ये शॉर्ट रेंज है, AM की निस्बत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करती हैं। तो ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ज़रा गौर करें, यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन कहीं पे वेव ज़्यादा है, कहीं कम है, फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है। इसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, मेगा में है, तो ये इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक रेजोनेंस से इफ़ेक्ट नहीं होती। शॉर्ट रेंज होती हैं, लेस एबल टू ट्रैवल, यानी FM चैनल फर्ज कर लें जो लाहौर का, वो फैसलाबाद में नहीं सुनेगा या इस्लामाबाद में नहीं सुनेगा। इसी तरह FM चेंजेस द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इनमें सिमिलरिटी क्या है?
बोथ क्रिएटेड बाय स्टार्स, ये स्टार्स में दोनों क्रिएट हो सकती हैं। वाइब्रेशन कॉज द रेडियो वेव्स, इनकी वाइब्रेशन रेडियो वेव्स कॉज करती हैं। हैज़ इट्स ओन कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, ये कैरियर वेव है। असल में कैरियर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है जो इनको कैरी करके लेके जाती है, ठीक है जी। और बोथ प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, इन दोनों को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। चेंज इन ओरिजिनल सिग्नल, और ओरिजिनल सिग्नल को सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए चेंज भी किया जा सकता है, AM में भी और FM में भी। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी ट्रांसमिटिंग। अब अगर हम जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है तो मोबाइल में पहले माइक लगा हुआ है, हमारी जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव है, माइक इसको रिसीव करेगा और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव ने हमारी आवाज़ को पकड़ा और इसको ट्रैवल करवा के ले गई और ऑडियो एम्पलीफायर को दे दिया। ये ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एम्पलीफायर कैरियर वेव में, जैसे ये एम्पलीफाई हो गई। अब ये ट्रांसमीटर एंटीने के पास चली गई। जब ये ट्रांसमीटर एंटीने के पास जाएगी तो ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में आगे ट्रैवल कर जाएगा और फिर ब्रॉडकास्टर एंटीना इसको, यानी रिसीविंग एंटीना इसको रिसीव करेगा और जिस भी रीजन में वो मोबाइल या जो है वो जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं डिवाइस से, वो डिवाइस होगा वहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी देगा। वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे बेल करेगी। आप जैसे ही रिसीव करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है स्पीकर के ज़रिए कन्वर्ट होंगी दोबारा मैकेनिकल वेव्स में और आपको आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगी।